हाय स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो हमने पिछली बार क्या किया था, हमने कि सेंटर मास के फॉर्मूले पढ़े थे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, वटेवर। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अगली चीज़ क्या करनी है, अच्छा एक छोटी सी बात बता दूँ बस मैं स्टार्टिंग में। छोटी सी बात यह है कि कई सारी किताबों में, जैसे अपने एस सी वर्ग में भी पूछ लिया होता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अब सपोज मान लो कि आपसे पूछ रखा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ठीक है। सेंटर मास पूछ लिया, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अब मैं जब सवाल देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन बना देता हूँ, ये ओरिजिन है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है। लेकिन वो पूछेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और फिर आपने कहीं ओरिजिन मान के कैलकुलेट कर दिया व्हाटएवर। अब हुआ क्या, लफड़ा क्या है कि ओरिजिन वो इसको भी मान सकता है, जैसे मान लो डायग्राम ओरिजिन नहीं दे रखा तो किसी को भी ओरिजिन मान सकते हो। जैसे कि मान लो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये एक सर्कुलर डिस्क है। अब इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, अगर यूनिफॉर्म है तो। अब आप सकते हो सेंटर ऑफ मास में आप लिखिए सेंटर पे, हो सकता है पीछे आंसर लिखा हो कि ए से आर नीचे, बी से आर राइट, सी से आर ऊपर, डी से आर लेफ्ट। तो जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो इसमें आंसर नहीं लिखा है और आंसर कहाँ से ये नहीं लिखा, तो प्लीज आप एक बार आंसर देख लो, कोई बुराई नहीं है। जैसे मान लो इस पॉइंट को आप बहुत सारी चीज कह सकते हो, बोल सकते हो कि ऊपर वाले से 2 फुट नीचे है, नीचे वाले एज से सपोज 2.2 फुट ऊपर है, राइट वाले एज से 3 फुट इधर है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, देखो सब्जेक्टिव आएगा तो सारे आंसर सेम, ऑब्जेक्टिव आएगा सिंपल सी बात है, लेकिन 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, चारों में दे रखा होगा कि भाई कहाँ से आंसर बताना है। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो सिंपल सी बात है, आप पीछे वाला पन्ना पलटो, ठीक है, वहां से आंसर निकालो, क्योंकि आंसर एक्चुअली वही है, ठीक है ना। अब आप कहीं और से निकाल दो आंसर कहीं और से, तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसका मान लो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से मान लो 4 मीटर है, यहाँ से मान लो 6 मीटर है, यहाँ से मान लो 8 मीटर है। तो आपने कैलकुलेशन करी, यहाँ से 4 मीटर है, मान लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, भाई इसका एक एक्स होगा एक वाई होगा, ठीक है। अब आपका आंसर आ गया यहाँ से 4 मीटर, पीछे दे रखा यहाँ से 6, यहाँ से 8। तो बेहतर है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अगर पीछे आंसर आपको मैच करना है, बेहतर है कि पहले आंसर देख लो उसमें आंसर कहाँ से दे रखा है, ठीक है, उसके बाद आप आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ होगी जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो प्लीज देखें, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मैंने कहा था कि बॉडी का सारा मास अपन सेंटर मास पे नाप सकते हैं, मान सकते हैं। तो हम बॉडी का सारा मास सेंटर मास पे मान सकते हैं, नाम सकते हैं बोल रहा हूँ। तो वी कैन ऑलवेज अज्यूम द एंटायर मास ऑफ बॉडी एट सेंटर मास, लेकिन कब, जब मास्टर बोले। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ C1, अगर आपको सेंटर मास की ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, देन एंटायर मास कैन बी अज्यूम्ड एट सेंटर मास। अगर सेंटर मास की ही कैलकुलेशन करनी है तो आप सारे मास को सेंटर मास पे मान सकते हो, ठीक है। चलो भाई समझो, जैसे मान लो कि एक यूनिफॉर्म रॉड है तो आप इसका सारा मास यहाँ पे मान सकते हो। अगर कैलकुलेशन ऑफ सेंटर मास ही करनी है, क्यों, आप खुद सोच सकते हो नहीं सोच सकते, सोचो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे बताने की जरूरत तो डू राइट इट इन कमेंट्स। लेकिन अगर कैलकुलेशन सेंटर मास ही करनी है तो आप सारा मास सेंटर मास में मान सकते हो। तुम कहोगे सर समझाओ, मैं बोलूँगा चलो समझाना तो नहीं चाहिए लेकिन समझा देता हूँ। जैसे मान लो सपोज कि ये 4 मास है और ये एक ट्रायंगल और, ठीक है। अब मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपके पास सेंटर मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिग्मा एम आर बाय सिग्मा, ठीक है, ये तो होगा आपके पास। अब आप क्या कर सकते हो इस केस में, सिग्मा एम आर बाय सिग्मा क्या होगा, ये आपके पास होगा m1 r1 प्लस m2 r2 से लेके m7 r7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से m7, ठीक है, हो गया आपके पास। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कभी भी कैलकुलेशन सेंटर मास हो तो आप सारा मास कहाँ मान सकते हो, सेंटर मास पे। कैसे, मैं समझाता हूँ, देखो। तो ये सेंटर मास का कोऑर्डिनेट है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप चाहो तो इन चारों को एक जगह सेंटर मास कर दो। जैसे मान लो इन चारों का सेंटर मास है r1, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर कैलकुलेशन सेंटर मास एंटायर मास कैन बी अज्यूम्ड एट C1। हम इन चारों का मास यहाँ रख लेते हैं और मान लो इन चारों का मास हम रख देते हैं यहाँ। अगर इन चारों का मास यहाँ पर रख दिया तो मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 यहाँ पे हो गया, ऐसे m5 प्लस m6 प्लस m7 यहाँ पे हो गया,
तो भी आंसर यही आएगा। तुम कहोगे सर मैं नहीं मानता, मैं कहूँगा देखो बच्चों, अगर ऐसा रख लिया तो क्या होगा, मैं थोड़ा बोर्ड से आउट जाऊँगा, लेकिन आप इधर देखेगा तो आप काम चलाना, क्योंकि मैं दोनों साथ रहना चाहता हूँ। अब समझ रहे हो, तो उस केस में आर सेंटर मास क्या होता है, m1 प्लस m2, भाई पहला मास होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, तो सिग्मा m1 टू 4 लिख देता हूँ, टोटल मास ही होगा इसका, तो इस पूरे बॉडी का मास इतना होगा इनटू ये सारा मास कहाँ पर है, m1 r1 प्लस सिग्मा m फिर करना है कहाँ से कहाँ तक 5 to 7, ठीक है, समझ 5 6 7, इसका मास कहाँ रखोगे r से ऊपर डिवाइड बाय टोटल मास तो 1 to 7 ही होगा, समझ रहे हो बात, श्योर। अब इन चारों का सेंट्रल मास जो होता है, सेंट्रल मास का होता है सिग्मा m r सिग्मा, तो ये आपके पास क्या हो गया सिग्मा m1 to 4, सेंट्रल मास 1 का सिग्मा m r कहाँ से कहाँ तक 1 to 4 डिवाइड बाय सिग्मा m1 to 4, ठीक है, थोड़ा उसको छोड़ो काम चला लो, प्लस जो सेकंड सिस्टम है इसमें सिग्मा m5 to 7 इनटू ये हो गया सिग्मा m5 r से इनटू ये हो गया सिग्मा m r बाय सिग्मा m कहाँ से कहाँ तक 5 to 7 आई होप अंडरस्टैंड, थोड़ा और छोटा काम चलाना, फिर समझ लेना भाई अगर ये चार पार्टिकल है तो सेंट्रल मास कहाँ होगा इसका सिग्मा m r बाय सिग्मा, तो मैंने इन चारों पार्टिकल का सेंट्रल मास लिखते हैं सिग्मा m r बाय सिग्मा 1 to 4 1 to 4, ऐसे ही अपने पास 5 से 7 का जो सेंट्रल मास होगा सिग्मा m r बाय सिग्मा लिख दिया 5 to 7 डिवाइड बाय टोटल मास क्या है सिग्मा m कहाँ से कहाँ तक 1 to 7, ठीक है बच्चों, सिग्मा m 1 to 4 सिग्मा m 1 to 4 सिग्मा m 5 to 7 सिग्मा m 5 to 7 गायब हो गया, अब ये हो गया सिग्मा m r 1 to 4 सिग्मा m r 5 to 7, ये आपके पास टोटल जो हो गया वो आपके पास हो गया सिग्मा m r 1 to 7 डिवाइड बाय सिग्मा m 1 to 7, ठीक है, थोड़ा हल्का सा छोटा लिखा है मैंने, लेकिन इकट्ठे सबको दिखाने के लिए इट वाज फाइन, आई होप आपका काम चल जाएगा। तो आप ये देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इन चारों को इसके सेंट्रल मास में मान लो, उन चारों को उसके सेंट्रल मास में मान लो, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों, वही कह रहा हूँ, आप कभी भी कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल मास के लिए आप किसी बॉडी का सारा मास उसके सेंट्रल मास में मान सकते हो, हमेशा नहीं मानना, लेकिन अगर सेंट्रल मास की कैलकुलेशन हो यू कैन डू दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो भाई अब हम चलते हैं आगे, चलो आगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करो और लिख लो, चलो अब हम बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ डेंसिटी, तो टाइप्स ऑफ डेंसिटी, अब तक आप एक ही डेंसिटी जानते हो मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, लेकिन अब आपके पास 3 टाइप की डेंसिटी होगी, पहला होगा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से दिखाते हैं, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, dm/dl, अब लेंथ अगर x में हो तो dm/dx भी लिख सकते हो, अगर y में हो तो dm/dy भी लिख सकते हो। दूसरा सरफेस या एरिया मास डेंसिटी, सरफेस या एरिया मास डेंसिटी जो होती है वो dm/da, यहाँ पे a क्या है मतलब मास बाय एरिया, एक छोटा सा मास मिलेगा, एक छोटा सा एरिया लेकर डिवाइड कर दिया, ठीक है, बड़ा मास और बड़ा एरिया लिख सकते हो अगर यूनिफॉर्म हो तो, आप एक बात समझ लो, जैसे मान लो एक प्लेट है कोई स्टील, उसमें हर जगह मास बाय एरिया सेम है, तो आप बड़ा मास और बड़ा एरिया लो, छोटा मास बाय छोटा एरिया लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर जगह अलग अलग है, तो यहाँ मास बाय एरिया कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, अलग होगा तो ये करना पड़ेगा, अगर सेम है हर जगह तो m/a चलेगा। तीसरा वॉल्यूम डेंसिटी या डेंसिटी, अगर केवल डेंसिटी बोली जाती है तो उसका एक ही मतलब होता है वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी जो होता है उसको रो से दिखाते हैं, वो होता है मास पर वॉल्यूम। आपका बेसिकली 3 टाइप ऑफ डेंसिटी है, ठीक है बच्चों, क्या रखना है, लैम्डा, सिग्मा, रो, ठीक है, तीनों ग्रीक वर्ड है। अब हम लोग एक सवाल कर रहे हैं, तो सवाल करके चलते हैं आगे, ठीक है, आप लोग फटाफट लिखो, यू जस्ट राइट इट, फिर मैं चलता हूँ आगे, ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलो जी मैंने मिटा दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया बात था ना। हम चलते हैं आगे। अब
मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास ये दो प्लेट है, ठीक, तो इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो एक स्क्वायर प्लेट है, एक है सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, तो टू प्लेट्स मेड ऑफ सेम शीट x y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या होगा। अगर ये दोनों प्लेट एक ही शीट की बनी है तो कोऑर्डिनेट्स सेंटर मास का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, आप चाहो तो पॉज करके कर सकते हो। मैं समझ करना क्या है, अब इनका सेंटर मास ये एक ही शीट से बनी है, बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म है, सोचने की बात नहीं है। इसका सेंटर मास वहाँ होगा जहाँ पे बैलेंस होगा, इसका सेंटर मास यहाँ होगा, इसका सेंटर मास यहाँ होगा। हम कर क्या सकते हैं, हम सारा मास कहाँ रख सकते हैं, सेंटर मास में। तो इसका मास रख दो यहाँ पर और इसका मास रख दो यहाँ पर, सही है, सही है। अब रखते हैं m1, m1 कहाँ पे होगा बच्चों, अब देखो बच्चों ये आ रहा है, देखो इसकी हाइट 2r, इसकी हाइट 2r हो गई, इसका मतलब ये वाली चीज 2r है, ये चीज कितनी होगी r होगी, और ऐसे देखो समझ रहे हो। अब ये स्क्वायर है, मैंने बोला हमेशा ये स्क्वायर, मैंने क्यों नहीं बोला, है ना, अब ये स्क्वायर है, ये 2r है इसकी हाइट, तो ये भी 2r होगी, ये r होगी, और ये 3r होगी, ये क्या होगी 4r होगी, ठीक है। अब इसका सारा मास कहाँ मानना है, x में r, y में भी r, और जो m2 है इसका सारा मास कहाँ मानना है बच्चों, x में 3r, y में r, इसका क्वांटिटी होगा 3r और r, ठीक है, सही है। तो हमने क्या कर दिया, m1 m2 कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब हम चलते हैं आगे। अब करते क्या है कि इनका सेंटर मास निकालते हैं। तो सेंटर मास निकालने के लिए मैं एक सेकंड में छोटी सी चीज देख रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो मैं छोटी सी क्या देख रहा हूँ कि चलो कुछ नहीं देख रहा है ना। अब मेरे पास अब मुझे क्या करना है, m1 m2 दो मासेस हैं, तो मुझे सेंटर मास निकालना है। सेंटर मास निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा कि m1 कितना है, फिर हमको निकालना पड़ेगा m2 कितना है। अब मान लो इनका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, मान लो तो m1 होगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा सिग्मा है। अब इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया होगा 2r इंटू 2r, ठीक है, 2r इंटू 2r 2r का स्क्वायर 4 सिग्मा r स्क्वायर होगा, ठीक है। ये पहले का मास होगा। दूसरे का मास होगा फिर आपके पास सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है तो मास होगा सिग्मा इंटू एरिया, अगर यूनिफॉर्म है तो, यूनिफॉर्म है बाय डिफॉल्ट। इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब मैं सवाल को सॉल्व तो नहीं कर रहा, तुम चाहो तो सॉल्व कर लो। मैं कह रहा हूँ सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट होगा आपके पास सिग्मा mx बाय सिग्मा m। देखो भाई, पहला मास m1 उसका x कोऑर्डिनेट r, दूसरा मास m2 उसका x कोऑर्डिनेट 3r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। अब दूसरे की बात करते हैं y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y1 सिग्मा my सॉरी y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y सेंटर मास होता है सिग्मा my बाय सिग्मा, ठीक है। अब पहला मास है m1 y कोऑर्डिनेट r, दूसरा मास है m2 y कोऑर्डिनेट r, ये कितना हो गया m1 y1 प्लस m2 y2 बाय f1 प्लस m2। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर पहले का भी y कोऑर्डिनेट r है, दूसरे का y कोऑर्डिनेट r है, सोचने की बात नहीं। अगर सबके y कोऑर्डिनेट r है तो y कोऑर्डिनेट r ही होगा सेंटर मास का। आप सोचो ना यार, 10 बॉडी है, ठीक है, और 10 बॉडी का y कोऑर्डिनेट r है, ठीक है ना। इसका y कोऑर्डिनेट r है, इसका y कोऑर्डिनेट r, तो सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट r होगा। ऐसे ही m3 m4 कुछ भी जोड़ दो, वो m1 m2 m3 m4 कॉमन आ जाएगा, नीचे m1 m2 m3 m4 से कट जाएगा, तो आंसर आपके पास सेम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के y कोऑर्डिनेट r आ गया, x कोऑर्डिनेट में कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि पता में कुछ है नहीं। यहाँ 4 सिग्मा r स्क्वायर रख लो, यहाँ पर सिग्मा पाई r स्क्वायर रख दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तब भी आप चाहो कि मैं कैलकुलेट कर दूँ तो कर देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत, मैं डायग्राम में मिटाओ, आप लोग फटाफट इसको लिख लो, ठीक है। कैसे देखो बच्चों, अब मैं बात करता हूँ कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट हो गया m1 कितना है बच्चों, 4 सिग्मा r स्क्वायर, r1 m2 सिग्मा बाय r स्क्वायर, r
डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना हो गया आपका? m1 हो गया 4 सिग्मा स्क्वायर, m2 हो गया आपके पास सिग्मा बाय r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सारे क्या हुआ आपके पास r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर कट गए। ठीक है, किस्मत की बात है, सिग्मा भी कट गया। तो सिग्मा कटना जरूरी था बच्चों, क्यों? क्योंकि सिग्मा क्वेश्चन में दे रखा था, सिग्मा आपने खुद माना है, तो इट मस्ट कट ऑफ आई। ठीक है भाई, तो मस्ट कट ऑफ आई हो गया, तो 4r प्लस सिग्मा r डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, 4r प्लस पाई r डिवाइड बाय 4 प्लस पाई। तो आपके पास कितना हो गया बच्चों? ये 3 आपके पास हो गया, r कॉमन ले लो। ठीक है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? हाँ, गलती कर रहा हूँ, m2 मैंने लिख दिया सिग्मा पाई r स्क्वायर, साथ में 3r था, यहाँ पे 3r और आएगा। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, सच में न्यूमेरिकल कभी बार 0 का आउट हो जाता है, इट्स फाइन। तो यहाँ आएगा 3 पाई। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने चाहो तो r कॉमन ले लो, मुझे उस फर्क नहीं पड़ता, 4 प्लस 3 पाई डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, तो दिस इज आंसर। ठीक है, और भी गणित लगानी कर सकते हो, इसको 4 प्लस पाई प्लस 2 पाई कर दो, 4 प्लस पाई कट जाएगा, जैसे कर लो फर्क नहीं पड़ता, वैसे दिस इज अ गुड आंसर। तो बेसिकली सेंटर मास का x और y कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास, x कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास r 4 प्लस 3 पाई डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, y कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया, y कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया r। ठीक है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो आज के लिए मतलब इस लेक्चर के लिए शायद इतना ही। ठीक है, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो कि हल्का सा एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन जो पहले पढ़ा है तो उसके नोट्स रिवाइज कर लें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।